नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। सब पक्ष ने अपने पत्ते खोलने की शुरुआत कर दी है। आक्षेप प्रति आक्षेप, शाब्दिक हमले और भी तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट कर कहा कि वे जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है और हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। इसके अलावा भी देखें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी उतारा जनसंपर्क के लिए। तो दूसरी ओर अखिलेश भी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें लगता है कि ये बार अगर जनता को हमने कैसे भी करके आकर्षित कर दिया तो फिर यूपी में हमारी ही यानी कि सपा की सरकार बनेगी। अब ये तो जनता का मत और जनता का परिणाम ही बताएगी कि यूपी के रण में किसका विजय घोष होता है। और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से शान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से कालू वघासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे नीलेश जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ ने आज अचानक से ट्वीट किया। ऐसे तो हम गन्ना, जिन्ना, काली टोपी, लाल टोपी हर एक हमने मतलब चुनावी शब्द देखे, लेकिन आज फिर एक बार जिन्ना वर्सेस सरदार पटेल वाली फॉर्मूला नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर लिखा कि वे जिन्ना के उपासक है और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है और हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। जी, सही बात है। कोई गलत बात नहीं की योगी जी ने कि यही है जिन्ना की बात। जो जिन्ना प्रेम उनका अखिलेश जी का जो दिख रहा था वो तो सबको मालूम है। और आप देखिए कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी अगर प्रतिमा है सरदार पटेल जी की तो वो गुजरात में है, नर्मदा के जिले में। तो आप देखिए कि हमारा जो माँ भारती का जो प्रेम था वो सबको मालूम है और ये सबके लिए था। माननीय स्वर्गीय सरदार पटेल जी ने पूरे भारत के लिए, अखंड भारत के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आज हम आप डिबेट कर रहे हैं तो वही है। अब देखिए जिन्ना कहाँ है, हमारे साथ नहीं है। तो अखिलेश जी को इतना तो मालूम होना चाहिए कि जिन्ना के सहारे वो भी शायद उनकी नैया डूबेगी। और आप देखिए कि हमारे चाणक्य जो बोले जाते हैं प्रधान होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी, आज देखिए डोर टू डोर जितना प्रचार मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है, तो आप देखिए कि हमारा 10 मार्च को माननीय योगी जी फिर से सरकार बनाएंगे और अखिलेश जी की नैया अभी डूबने जा रही है। अभी देखिए कि कांग्रेस जी के निशान भाई जो स्माइल करेंगे, मैं उनको बोलूंगा कि उनके आरपी सिंह अच्छे, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उनको सबको मालूम है कि जहाँ विकास होता है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ लोगों की सुखाकारी के होती है, जहाँ पे लोग बिजली में के बिजली आई है, जहाँ वो पानी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो बाद में करती है, लेकिन पहले वो विकास के काम पे करती है। और वो हमारा प्यार है, वो हमारे अखंड जो भी हमारे स्वर्गीय थे, हमारे जिन्होंने भारत राष्ट्र एक किया है, वही हमारे वो प्रणेता है और हम उनको नमन करते हैं। हम जिन्नावादी नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने भरा है, जो हमारे भारत के प्रणेता है। और योगी जी ने सरदार पटेल जी है। आप देखिए कि सरदार पटेल जी कांग्रेस के शासन में अगर प्रधानमंत्री होते तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर भी जो भी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कम टाइम मिला है, फिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो आगे के दिनों में अभी 10-15 साल और भी चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आप देखिए कि एक अच्छा भारत, अखंड भारत, और हमारे पूरे दुनिया में डंका तो अभी भी बज रहा है। आप देखिए कि अभी पूरे दुनिया में जहां पे भी पॉपुलर जो पीएम थे 70% मोदी जी के साथ कोई टिक नहीं रहा है। तो दुनिया वाले तो मतलब बाहर के देश वाले तो पागल नहीं है, लेकिन पता नहीं हमारे देश में थोड़े हैं। तो अभी 10 मार्च को उनको थोड़ी अकल आ जाएगी और योगी जी सरकार बनाएंगे। जलपा जी आपकी और प्रशांत जी, मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। यूपी में फिर एक बार जिन्ना की अगर हम राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं ये शब्द पर बहुत ही विवाद हुआ। और ये हम जानते भी है कि चुनावी मौके के समय कोई भी पक्ष ये मौका नहीं हाथ से जाने देता कि कैसे सामने वाली पार्टी से बोला हुआ एक शब्द का हम कैसे जवाब दे या फिर उसका क्या अर्थ निकाला जाए। आज फिर हमने देखा कि जिन्ना वर्सेस सरदार पटेल।
देश की लोकतंत्र की मजा देखिए और देश की जनता के जो लोग मजा ले रहे हैं वो भी आप देखिए कि हम कोई भी चीज बोलते हैं तो वो उस शब्द का वजन नहीं होता है, उसको कहीं मतलब वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन चुनावी माहौल में हर एक शब्द को वजन मिल जाता है, हर एक शब्द की वैल्यू हो जाती है। अब देखने की बात वो भी देखो, आप जिन्ना और सरदार पटेल की बात करें, हम तो विश्लेषक है, न्यूट्रल वे से बात करेंगे। जिन्ना और सरदार दोनों साथ में थे, जब बंटवारा हुआ तब वो अलग हुए, लेकिन तब तक तो वो दोनों ने साथ में ही काम किया था। अभी वो हिंदुस्तान के लिए किया, फिर किसी ने जो भी उसके लिए मतलब भड़काया गया और जिन्ना को हुआ कि मेरे को अलग राष्ट्र चाहिए, तब जाके वो अलग हुए। बाकी जिन्ना और सरदार ने साथ में काम किया था। हमने यहाँ चुनावी मेहमान दोनों को बना दिया है। सरदार पटेल हो, जिन्ना हो, या नेहरू जी हो, या कोई और हो, या गांधी जी हो, वो चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं और उनकी विचारधारा भी गायब हो जाती है। अहिंसा की बात भी हम करते हैं तो वो चुनावी दरमियान करते हैं, चुनाव के बाद वो गायब हो जाती है। अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, वैसे तो 5 जी स्टेट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा स्टेट है, वो बहुत ही मायने रखता है, पूरे जी देश के बिल्कुल। इलेक्शन में कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो अब ये इलेक्शन जिस तरीके से नजदीक आता जाता है, अलग 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 रंग पकड़ता है। बट आप इसके अंदर आप हम उतरना चाहते हैं कि ये चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, मुद्दे मुद्दे की जगह है, बट इस बार मेजोरिटी जो कैंपेन है वो पूरा धार्मिक स्तर पे लड़ा जाता है, क्योंकि वहां राम मंदिर की बात हो रही है, काशी विश्वनाथ की बात हो रही है, वहां जी योगी जी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक मुद्दे पे पूरा फोकस हट, क्योंकि 80 बनाम 20 ये जो शब्द दिया गया है वो पूरा धार्मिक उसके ऊपर है। और कल अमित शाह जी ने जाट को मनाने के लिए जो एक प्रवेश जी के घर पे जो मीटिंग की, वहां भी उन्होंने वही जी एग्जाम्पल दिया कि हम भी 650 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। सो वो मुगल आ गए, उसके बाद जिन्ना आ गए, औरंगजेब भी आ गए थे, अब्बा जान भी आ गए थे। तो जी हमको किस वे पे हम सब एक बात तो एक्सेप्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश पहले बदतर प्रदेश था, कहीं ना कहीं उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। एक चीज तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। कि पहले काशी क्या था, पहले जो लोग हिंदू धर्म जो आस्था का विषय लेके गंगा में जाते थे, उसकी आसपास की जो, और बनारस की बात कर लेते हैं तो उसके आसपास का जो इलाका था वो कैसा था। आज की तारीख में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है, 100% नहीं होगा, मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो भी है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पहले काफी सारे हमने एनकाउंटर भी देखे, जो योगी जी ने सबसे पहले आके एकदम मतलब जो नायक फिल्म के अनिल कपूर बन गए थे, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉजिटिव आया हुआ जी है। तो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है, उसकी भी थोड़ी बात कीजिए। समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छी टक्कर दे रही है आज की तारीख में, ना कांग्रेस है, ना आप है, ना कई और पार्टी है। और कांग्रेस 91 के बाद नहीं है, आप वहां पर देखिए। और यूपी उत्तर उत्तर प्रदेश की एक और भी चीज देखिए कि पिछले 28 साल में न सीएम रिपीट हुआ है, न पार्टी रिपीट हुई है। तो इस बार क्या योगी जी रियल में वो मतलब वो ये रूल ब्रेक करेंगे? और अगर करेंगे तो कौन से बेसिस पे, उनके काम के जी हिसाब से, ऑडिट के हिसाब से, कि अगेन जिन्ना हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, वो भी एक देखना रहेगा। बाकी भी काफी सारे बातें पूरे उत्तर प्रदेश के कैलकुलेशन की और एनालिसिस की है मेरे पास, कैसे है मैं दूसरे स्पेल में बात करूंगा। जी बिल्कुल। आपकी और यहाँ पर सांझी आना चाहूँगी। यहाँ पर देखा गया कि भाजपा के भी हर दिग्गज नेता वहाँ पर चुनावी प्रसार और प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी प्रचार और प्रसार में नजर आए आज। जी, हमारे जो भी नेता हैं वो तन मन धन से हर प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को घर घर तक पहुंचाने के लिए। मुझे जिन्ना के बहस पर एक बात कहनी है कि मुझे हंसी आती है भाजपाइयों के भाग्य पर कि इन्हें उपासना भी कांग्रेस के एक नेता सरदार पटेल करना पड़ रही है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय की क्यों नहीं उपासना कर पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता को नमन कर रहे हैं और सरदार पटेल नमन के लायक हैं। पूरा देश, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई अन्य जी दल हो या पूरा देश विश्व के हो, नेता थे हर वैसे वो। जी हर देश के ही नहीं, वो विश्व के नेता थे। और जी हमें गर्व है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया हुआ था। परंतु आज वही आरएसएस, वही भाजपा उनके गुण गा रही है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। पर ये अलग बात है। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। भाजपा, उनके आराध्य पुरुष है जिन्ना। भाजपा के नेताओं ने जिन्ना को सेक्युलर बताया। भाजपा के नेता जिन्ना के मजार पर जाके माथा टेकते हैं। भाजपा के ही पुत्र संगठन आरएसएस ने आजादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बंगाल के विधानसभा में जब पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट के सदस्य थे।
तो कहीं ना कहीं भाजपा का और जिन्ना का नाता बहुत पुराना है। ये आपस में एक दूसरे को हमेशा मदद करते आए, क्योंकि ये दोनों की विचारधारा देश को तोड़ने की सांप्रदायिक विचारधारा है। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिन्ना मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में गन्ना मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान भाजपा की जो कुशासन का राज रहा है उससे परेशान है। अब तक 3800 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है, उस पर भाजपा बात नहीं करना चाहती है। किसान आज क्षुब्ध है, जहां जहां भी भाजपा के लोग प्रचार करने जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई से बाहर भाजपा होती जा रही है। धीरे धीरे लड़ाई कांग्रेस और सपा की होती जा रही है, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से कुशासन का राज किया, अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे वरिष्ठ बता रहे थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधरा हुआ बता रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो कौन से आंकड़े उन्होंने पढ़े थे और किस आधार पर बता रहे थे, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं, ये मेरे कोई घर के आंकड़े नहीं है। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट ने कुशासन का राज चलाया, चाहे वो उम्भा में आदिवासियों को नरसंहार की बात हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर थार चढ़ाने की बात हो, उनके नरसंहार की बात हो, चाहे वो हाथरस की दलित पीड़िता की बात हो, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता की बात हो, ऐसे तमाम उदाहरण है जहां पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खुली है। और चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, ये नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश 65 राज्यों में है। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल भाजपा की क्या है, इनकी गाड़ी जो है शुरू तो होती है विकास के नाम पर चंद किलोमीटर चलने के बाद इनकी गाड़ी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पे जाने लगती है, मंदिरों मस्जिद पे जाने लगती है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यदि देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान ना होता तो भाजपा का नामो निशान ना होता। जी कालू जी, आपकी और भी आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो गारंटी पत्र के तौर पर उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेशवासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, किसानों के हर एक तरह के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे और दिल्ली की तर्ज पर ही वहां पर ग्राम क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक जिसे कहते हैं वो खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 18 वर्ष से अधिक जो उम्र की सभी महिला है उनको हर महीने 1000 रुपये देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे हम और 5000 बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। देखिए सही बात है ना, ये तो जनता के असली मुद्दे, जो मुद्दे आपने गिनवाए, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वही जनता के असली मुद्दे। नकली मुद्दे क्या है? नकली मुद्दा है जिन्ना वाला मुद्दा है। जिन्ना किसके पुजारी थे, सरदार पटेल किसके पुजारी है और भारतीय जनता पार्टी वाले किसके पुजारी है, महत्वपूर्ण नहीं है। जिन्ना की जो थियरी थी वो 2 नेशन वाली थियरी थी। सरदार पटेल कभी डिवीजन नहीं चाहते थे। मैं ये भी बताता हूँ, सरदार पटेल सर्वधर्म और सर्वज्ञाति के नेता थे, वो केवल पाटीदार के नेता नहीं थे, सर्वधर्म और सर्वज्ञाति के नेता थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि फला धर्म अलग है हम अलग है। सरदार पटेल की अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सी नई यूनिवर्सिटी सरदार पटेल के नाम पर खोल दी? गुजरात के अंदर सरदार पटेल जो मोटेरा स्टेडियम था उसको कौन सा नाम दे दिया है वो भी सबको मालूम है। जो एयरपोर्ट था सरदार पटेल के नाम का गुजरात में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में, उसको कौन सा नाम दे दिया वो भी सबको मालूम है। तो एक कथनी और कहनी में बहुत फर्क है भारतीय जनता पार्टी के। अभी चुनाव आए हैं तो जिन्ना की बात करते हैं, ये 1947 का मुद्दा है, मुझे क्या इससे सरोकार है? 1947 में जो भी हुआ हो, आज का मेरा मुद्दा है कि रेलवे बोर्ड में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें धांधली होती है, उसके लिए युवा संघर्ष कर रहे हैं, उसकी बात नहीं करते, मुद्दे भटकाने की बात है। आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो मुद्दा है उसको भटकाने के लिए आप जिन्ना को भी इसमें लाते हो। पहली बात तो है कि जो प्रक्रिया 2018 में चालू हुई भर्ती प्रक्रिया रेलवे की, वो आप 2021 में पूरी करने वाले थे, लेकिन 2022 में आपने पहला फेज स्टार्ट किया और उसमें भी धांधली हो गई। 2.5 करोड़ आवंटन आए, आवेदन पत्र आए, फॉर्म भरे जो नौकरी इच्छुक है उन्होंने क्यों भरे? एक तरफ रेलवे मंत्री कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड बनाया, 2.5 करोड़ फॉर्म आए हैं परीक्षार्थी के, तो अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा तो लॉजिक यूज करिए। देश में इतने बेरोजगार ज्यादा बढ़ गए, इसलिए इतनी भारी मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म भरने के बाद भी नौजवानों को क्या मिला है? डंडे मिले, लाठी मिले पुलिस के, उसके पर देशद्रोह के मुकदमे लाद दिए गए। असली मुद्दा है कि आज भारतवर्ष में युवान, बिहार हो, यूपी हो, सब जगह पर युवान नौकरी के लिए भटक रहा है। 2.5 करोड़ जो फॉर्म आते हैं परीक्षा देने के उम्मीदवारों के, वही बताते हैं कि देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी चल रही है।
इसमें गौरव लेने की कोई बात नहीं है। फिर भी आप बताते कि हम 3 फेज का पूरा प्रक्रिया 2018 से लेकर 2021 में पूरा कर देते। माना कि कोरोना था, फिर भी आपने पहले ही फेज स्टार्ट किया। अब 2018 में तो कोरोना नहीं था, 2019 में भी नहीं था, तो आपने क्यों प्रक्रिया चालू नहीं की? जब प्रक्रिया चालू होती है तो पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास उसको एग्जीक्यूट करने का कोई प्लान ही नहीं है। 2.5 करोड़ उम्मीदवार आपके पास आ गए परीक्षार्थी, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसका प्लानिंग नहीं है। परिणाम है कि आज युवा सड़क पर घूम रहा है, लाठी खाने को मजबूर है। युवा को अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना नहीं चाहता, वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेती। आप बताइए 8 करोड़ ट्वीट आए, ये परीक्षार्थी ने 8 करोड़ ट्वीट किए, पूरा ट्रेंड चला है ट्विटर में, तो पूरा हैशटैग को ब्लॉक कर दिया गया, ट्विटर के माध्यम से पूरा हैशटैग को हटा दिया गया। तो युवा कहां जाएंगे? डायरेक्ट आंदोलन नहीं किया है, रोड पर नहीं आए, पहले उसने डिजिटल आंदोलन किया, लेकिन वहां पर उसको ब्लॉक कर दिया गया पूरा हैशटैग को। फिर युवाओं ने रोड पर आए और पहली लाठी पुलिस की तरफ से चली है, सरकार की कठपुतली बनकर पुलिस लाठी बरसाती है युवाओं पर, तो युवा कहां जाएंगे? तो असली मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के जो युवान है वो बेरोजगार है, उसकी आप बात करिए। योगी आदित्यनाथ, आप आंकड़े बताइए, अपनी गवर्नमेंट के आंकड़े बताइए कि आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया। आप उसका प्रूफ दीजिए ना। आप ये जिन्ना की बात क्यों करते हैं? मैं जिन्ना को नहीं जानता, मैं तो सरदार पटेल को जानता हूं, जिसका नाम आपने एयरपोर्ट से हटा दिया, स्टेडियम से हटा दिया। आपने अच्छी बात है गुजरात में उसका स्टेच्यू बनाया 3000 करोड़ का, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि 3000 करोड़ में हार्वर्ड से बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते थे। और आप आजीवन सरदार पटेल, जो भी यो यूनिवर्सिटी जब पास होता वो आजीवन सरदार पटेल का नमन करता। आप ये क्यों नहीं करते? वीवीआईपी लोगों के लिए आपने सरदार स्टेच्यू बनाया है, वहां जाने के लिए 500,000 रुपया खर्च करना पड़ता है, कौन जाएगा? गरीब आदमी कहां जाएगा? अगर आपने अच्छी सरदार पटेल के नाम के हार्वर्ड की कैपेबल सिमिलर यूनिवर्सिटी बनाई होती तो हर एक गरीब जो टैलेंटेड है, जिसमें कुछ करने की ताकत है, वहां पढ़ता और आजीवन अपने सर्टिफिकेटों में देश दुनिया में अपना डंका बजाता सरदार पटेल के नाम का। वो आप क्यों नहीं करते? जो नाम है सरदार पटेल का, उसको मिटाने के लिए आप तुले हो और आप जिन्ना की बात करते हो। कौन किसका पुजारी है? आज उत्तर प्रदेश की जनता को उससे मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए बिजली मुफ्त में। आप दे सकते हो? आपने 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे महंगी बिजली बेचकर लूटा, और जब इलेक्शन आया आपकी हार दिख गई तो आपको मालूम पड़ा कि बिजली के दाम तो हमारे प्रदेश में ज्यादा है, तो आपने 50% कट कर दिया। ऐसे सरकारों चलेगी क्या? ऐसे दोबारा आपको मत मिलेगा क्या? सरदार पटेल की और भी मैं बात कहना चाहता हूं। अगर सरदार पटेल के भारतीय जनता पार्टी वाले पुजारी है उसके बखान करते तो मैं भी बताता हूं। सरदार पटेल अपने पोते को कहा था कि दिल्ली में आकर मेरा नाम का कोई जगह रेफरेंस मत देना नौकरी के लिए, और यहाँ पर अमित शाह जो गृह मंत्री हाल के, उसके बेटे जैसा 16,000 करोड़ रुपया, मतलब 16,000 गुना मुनाफा कमाता है अपनी कंपनी में, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन जाता है। कौन सी क्रिकेट खेली है? कौन सा उसने एमबीए किया है कि उसको प्रेसिडेंट आप डायरेक्टली बना देते हो? ये गृह मिनिस्टर है अमित शाह, और उसके बेटे की कहानी है। जब सरदार पटेल गृह मिनिस्टर थे तब उसने कहा था मेरे रेफरेंस से किसी को नौकरी लेने की जरूरत नहीं है। उसके फैमिली मेंबर को बोला था कि मेरा नाम कहीं पर दिल्ली में आके मत बताना, तू किसका पोता है। ये गृह मंत्री, ये सरदार पटेल है। अगर आपको उसको आइडियल माने तो इस बात में मानो ना। राजनाथ के 2 बेटे हैं, वो भी राजनीति में है, उसको कौन टिकट देता है, उसको कौन आगे करता है? परिवारवाद पूरा घुस के रखा है भारतीय जनता पार्टी में, और दूसरी पार्टियों की बात करते हैं कि उसमें परिवारवाद ये फैला है। वसुंधरा राजे का आप दाखला ले, उसमें परिवारवाद फैला फूला है, उसकी बात करो ना। आप जिन्ना पर आ जाते हो। मुझे जिन्ना से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरी घर की महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में रेप बलात्कार होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने गुंडे वाली तमंचावादी घुस गए, उसका क्या? उसकी बात करो ना। जी, पर ये कितना डेवलपमेंट तमंचावादी आप जो बोल रहे शब्द थे है तो वो हवाई तो चप्पल शायद पहनता है, समाजवादी उसको पार्टी मैं को हवाई दिया मुसाफरी गया कराऊंगा। भाजपा द्वारा। हवाई चप्पल वाले को मैं हवाई मुसाफरी कराऊंगा। अरे भाई, स्कूटर चलाने लायक रहने दिया क्या? आपने पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया कि सामान्य आदमी पेट्रोल इतना महंगा खरीद करके अपना स्कूटर नहीं चला सकता। आप हवाई सफर क्या कराने वाले थे? आप महंगा की बात करो ना, आप रोजगार की बात करो, आप महिला सशक्तिकरण की बात करो। आपने कितना डेवलपमेंट किया उसका रियल मॉडल दिखाओ। आप तो जो कर दिए थे उद्घाटन, उसका दोबारा उद्घाटन कर रहे हो। किसी और ने जो योजना बनाई थी उसकी रिबन आप काट रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आज का न्यूज़पेपर है कि आपने एयर इंडिया बेच दिया, टाटा को उसके हाथों दे दिया। आप पूरा बैंकें बेच रहे हो, आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आप रेलवे, जो सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है रेलवे। आज अगर युवा को पूछो कि तू सरकारी नौकरी में कौन से डिवीजन में, कौन से सेक्टर में लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा स्कोप है रेलवे।
वहां पर आपने ताला लगा दिया है और उसको भी बेचने की आप प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी करके बैठे हो। तो आप करना क्या चाहते हो, जनता को बताओ। आप ये सब नकली मुद्दे जिन्ना का लेकर चल रहे हो तो आपको इस बार वोट नहीं मिलने वाली। आप बोरिया बिस्तर पैक करके जा रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जी कालू जी पानी पी लीजिए ना, जिन्ना की बात अखिलेश जी ने मुझे बोली थी। जरूरत नहीं है, हाँ, जिसके पास आप पानी मुद्दे पी नहीं है वो लीजिए। पानी पिएगा ना। आप नहीं चाय नहीं पी ले, आप पकोड़े खाकर चाय पी लीजिए ना। नहीं, आपके पास वो भी एक मुद्दे नहीं धंधा है है, बोलने के लिए। वो भी एक धंधा आपके है, पास वो भी मुद्दे एक नहीं है धंधा है। बोलने के लिए। जी यूपी के लिए योगेश जी कोई भी भी कुछ मुद्दा नहीं बोलना है, चाहते पंजाब हैं। नहीं के जी लिए योगेश मुद्दा जी। नहीं है। आपने तो जी किसानों को योगेश जी। रोन दिया है, आपने तो किसानों को कुचल कर गाड़ी चलाकर रोन दिया है। आप क्या बोलेंगे? जी छियासी बोलिए ना, योगेश हजार जी। गन्ना करोड़ का किसानों का कर्जा बकाया कब माफ देंगे? किया है। आप बोलिए आपकी 3800 पार्टी का करोड़ रुपया क्या है, पेंडिंग है, आपके आपका पार्टी रिलीज का कर दिया, एजेंडा क्या बताइए ना। है? आप आपका आपने जो रेलवे आपकी की पार्टी का प्रक्रिया, पहले, आप पांच, आपकी अरे पार्टी का एजेंडा क्या था? नीलेश भाई 5 मार्च को आप रेलवे की जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेंगे। क्या भरोसा है? इलेक्शन जाने के बाद आप कौन सा रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे? कितने लोगों का रिक्रूटमेंट करोगे? क्या भरोसा आपके ऊपर, बताओ ना। अरे आप पे पर क्या जनता भरोसा को है? मूर्ख क्या आप बनाते जो हो बोल आप। रहे हो जनता को केजरीवाल के मूर्ख हर समझ कर रखा दावे है क्या? मैं आपके कहता हूं केजरीवाल कि क्या करते गुजरात हैं? हो या पूरे मोहल्ला भारतवर्ष, क्लिनिक में सब युवाओं को नकली आप दवाई बेच रोजगार रहे नहीं थे। दे पाए हो। ठीक है जो आपके ठीक है रोजगार पार्षद ठीक बंदी है दिल्ली करवाई के यहाँ है, पर जो फायरिंग ठीक करके है, रोजगार ये तो पकड़े बंदी जाते जनता हैं। करती है ही वो यूपी बंद की नहीं तय करती। करेगी पूरा कि प्राइवेट किसको सेक्टर को आपने रफा विजयी दफा कर बनाना दिया है है। और किसको पराजित करना है। जी योगेश जी, आप क्यों आना चाहोगी? जी हाँ जी, आपने सरदार पटेल और जिन्ना की बात की तो प्रशांत भाई ने बताया कि दोनों ने भारत की आजादी के लिए साथ में काम किया था। और उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि दोनों ही गुजराती थे, गुजरात से आए थे, उन्होंने साथ साथ काम किया। जब आजादी मिलने की बात आई तभी जिन्ना ने सोचा कि दो नेशन की बात उन्होंने रखी और इसलिए हमारे वो आजादी के एक सैनिक थे, उसके बदले अभी हमारे दुश्मन नंबर 1 हो गए। ये पास्ट की बात है। लेकिन आज की बात करो तो जी सरदार पटेल ने भारत को 369 स्टेट को विकसित किया और ये महान भारत बनाया। ये अभी जिन्ना की बात अगर अखिलेश जी करते हैं तो उसके बदले उनका रोल मॉडल होना चाहिए सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो काम किया और सरदार पटेल जब उनका डेथ हो गया तो उनके पास क्या मिल्कत बची थी वो आंकड़ा आपके पास है। मेरा आंकड़ा अगर सच्चा है तो सिर्फ 370 रुपए उनके पास बचे थे। उनका कोई न लड़का न लड़की न कोई पोता, कोई आगे नहीं आया। अखिलेश जी आपकी बात करो, आपके पास पहले क्या था और आज कितनी संपत्ति है? आपने जितने साल शासन किया उसमें ये सब आया। और सरदार पटेल की अगर आप बात करो उसमें से कुछ आप सीखो तो मालूम पड़ेगा कि सरदार पटेल के पीछे पांव रखने की आपकी कोई हैसियत नहीं है। जिन्ना की बात करो अलग है, आपको जिन्ना पसंद है तो आपको मुबारक है। लेकिन सरदार पटेल ने जो काम किया और उनके पास आजादी होने के बाद बहुत थोड़ा सा समय बचा था, उसमें भी जो काम किया उसमें से कुछ लेसन सीखो। और अभी हमारे दोनों प्रवक्ता बता रहे थे कि सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई। देखिए साहब, ये मूर्ति जो बनाई सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया है, उसका सरदार पटेल स्टैच्यू नहीं है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत का जो एकत्रीकरण किया सरदार ने, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्टैच्यू बनाया गया है। और आज कौन आएगा? हमारे आपके नेता बता रहे थे वहां कौन आएगा। अरे कितने लोग आते हैं, अभी आपको क्या मालूम, उसके फिगर आप देखिए, कितने लोग उनको देखने आते हैं और सरदार को श्रद्धांजलि देते हैं। आप भी शायद एक बार जाके देखिए कि क्या चीज है। उससे प्रेरणा जो मिलती है कि सरदार ने जो देश के लिए काम किया वो अभी हमको आगे करना है। अच्छा, अभी बात हो रही है यूपी की, तो यूपी में योगी जी ने जो काम किया उसके पहले जैसे प्रशांत भाई ने बताया कोई सीएम 5 साल से ज्यादा दूसरी बार नहीं आया। अभी योगी जी की बात करो तो योगी जी ने जितना काम किया है उसके आगे के सीएम का आप सब कंपैरिजन करो तो योगी जी के पक्ष में बहुत से पॉइंट है। हाँ, कुछ माइनस पॉइंट है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम 100% अच्छा हो गया है।
कृषि में एकदम अच्छा हो गया, गन्ना का सवाल तो वैसे का वैसा रहा है। और कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, गन्ना की बात उसी टाइम से चलती आ रही है। तो ये जो बात है, योगी जी ने भी कुछ सुधार किया है। मैं कोई जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं तो राजकीय विश्लेषक हूं, लेकिन जो मैंने अवलोकन किया वो मैं बता रहा हूं। तो अभी जिन्ना की बात करो या सरदार पटेल की बात करो, किसका जीवन में से आप कुछ प्रेरणा लेना चाहते हो वो नक्की करने का समय है। और यूपी के मतदाता पूरी तरह से जान पहचान वाले हैं, वो भी देखेंगे कि किसको वोट देना है, कौन हमारे प्रदेश का अच्छा काम करे। प्रशांत भाई ने जैसे एक वर्ड यूज किया था, ये बदतर उत्तर प्रदेश था, आज उत्तम उत्तर प्रदेश होने की दिशा में आगे जा रहा है। उसको कौन आगे ले जाएगा वो की बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फिगर की बात करूं तो 403 सीट में से पिछले साल 325 सीट बीजेपी की आई थी और कांग्रेस की कितनी सीट आई थी? मेरे कांग्रेस के बैठे हुए वो बताएंगे, सिर्फ 7 सीट आई थी। और एसपी की अखिलेश की 47 आई थी, बाकी दूसरे का नाम नहीं था। आप पार्टी तो अभी नई है, उसकी कितनी सीट लाते हैं वो भी एक देखने की बात है। दिल्ली की बात करके आप यूपी में काम नहीं कर सकते। और आपका जो आप पार्टी है, मैं आज जिससे भी मिलता हूं वो बोलते हैं ये आप पार्टी है या मफत पार्टी है, सब कुछ मफत में देने का। अरे भाई, काम कर रहा है, काम करो, कोई विकास की बात करो, सब मफत में देना, मफत में देना, पब्लिक का पैसा है। आपका आर्गुमेंट मैंने कल सुना था कि टैक्स में जो पैसा आया कि इसका कैसे सदुपयोग हो सकता है। ये क्या सदुपयोग है? मुफ्त की बात मत करो, जिसका भी है उसका दाम कम करो, या तो कोई विकास की बात करो। और आप पार्टी यूपी में अभी क्या कर सकेगी, ये मुफ्त वाली बात बता के कितना वोट लाती है वो 10 मार्च को हमको मालूम पड़ जाएगा और हम देखेंगे कि किसकी सरकार यूपी में अभी आती है। जी बिल्कुल, नीलेश जी आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया और दंगाइयों का गैंग है और इसके सरदार अखिलेश यादव है। यानी कि ये जो बहुत चर्चित मुद्दा रहा यूपी में, वो बाहुबली, गुंडागर्दी या फिर कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरे वो भी रहा। अब देखिए जलपा जी के अखिलेश जी, इनको जो जितनों को टिकट दिया है तो ऐसा था, तो एक प्रत्याशी तो ऐसा था कि इनको तुरंत पुलिस ने वांटेड था वो पकड़ लिया। मतलब आप देखिए कि इनकी राजनीति जो पहले थी वो इनका चेहरा वापिस आ रहा है। दूसरा कि मैं आपको बोलूं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो चिक चिक बोल रहे थे, मैं आंकड़े देता हूं आपको कि 2019 के आंकड़े आप सुनना ईशान जी, कि राजस्थान में 5,557 बलात्कार के केस थे, उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ा है उत्तर प्रदेश। अगर एक भी केस वो ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा है, बराबर, वो नहीं दिखेगा उनको। फिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को दिया जो टिकट नहीं देते थे, तो बाकी के पंजाब में 9% क्यों दिए, मणिपुर में 7% क्यों दिए, उत्तराखंड में 6.3% क्यों दिए, गोवा में 5% क्यों, वहां पे महिला सशक्तिकरण नहीं दिख रहा है आपको। आप देखिए फिर वहां पे कांग्रेस ने जो टिकट महिलाओं को देनी चाहिए वो सीधे यूपी में मालूम है कि उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। प्रियंका वाड्रा गांधी जी अगर अमेठी से लड़ती है ना तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब देखिए बेरोजगारी के मामले में सांझ जी बहुत चिल्ला रहे थे, मैं आंकड़े देता हूं आपको, वो भी एनसीआरबी के। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश 4.9% है, राजस्थान आप देखिए 27% है, झारखंड आपके स्टेट में बोल रहा हूँ 70% 70%। अब अनुसूचित जाति के जो भी वहां पे जो कायदे थे, वहां पे जो जुल्म हो रहे थे, आप देखिए कि अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश 28% 6 है, कम किए, बहुत कम किए योगी जी के आने के बाद। अब देखिए राजस्थान में 55% 6 है। अब देखिए फिर पेट्रोल की बात मैं कर रहा तो श्री गंगानगर में पेट्रोल का भाव 112, आगरा में है 95% पेट्रोल के भाव, बराबर। और हमारे जो आपके प्रवक्ता है उन्होंने सरदार पटेल जी के बारे में, वो कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे नेताजी कालू जी, आप बहुत लाल हो गए थे, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि पूरे देश के थे और देश को श्रद्धांजलि जो योगेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि यूनिटी
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम रखा है। आप देखिए कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो सुभाष चंद्र बोस को जो भूल जाते हैं, जो हमारे जितने भी राष्ट्र, अखंड राष्ट्र को जितना एक किया था उन लोगों को भूल जाते हैं। माननीय मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। आप उनके पैरों का एक बड़ा सा निशान भी आप दिल्ली में बनाएंगे ना तो आपके लिए बहुत है। लेकिन आपको फ्री का मालूम नहीं, मुझे पता कि आपका फॉर्मूला कैसा है। आप टैक्स आएगा नहीं तो स्टेट तरक्की कैसे करेगा, लोगों को सुविधा कैसे देंगे। आप फ्री के पैसे का आप वही है, सरकार के पैसे आप घर पे थोड़ी ले जाएंगे। जलपा जी इनका क्या है, जलपा जी नहीं, कालो जी लाल मत होइए, कालू जी आपकी कालो जी लाल मत दूसरे में होइए, बोलेंगे मेरी तो बात कोई अपनी सुनिए। बात नहीं रख पाएगा। देखिए फिर मैं बोलूंगा तो आप नहीं सुन पाएंगे। जलपा जी इनका क्या है, केजरीवाल का एक मॉडल है कि आप मुझे सिंह चना की थैली दीजिए और मैं आपको बंगला दे देता हूं। इनका ये है कि आप मैं 500,000 का आपका फ्री देता हूं, आप मुझे स्टेट दे दीजिए। लेकिन कालू जी उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, योगी जी के साथ सहमत है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खत्म नहीं हुआ है लेकिन कम हुआ है। अखिलेश जी ने वहां पे जो गुंडागर्दी किसानों की को थी, रोन दिया वहां पे जाता है। किसानों का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है। आपने किसानों कितना को रोन किया दिया है जाता है दिल्ली गाड़ी में? से कुचलकर। आपने कितना किया है? आपने कितना किया है दिल्ली में? आंकड़े दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर है। मैं आंकड़े की बात दिल्ली और करता हूं। यूपी मैं की कंपैरिजन आंकड़े नहीं की हो बात सकती करता क्योंकि हूं। दिल्ली में अगर हम दिल्ली कृषि देखें तो उससे काफी अधिक दिल्ली उत्तर प्रदेश में होगी। दिल्ली अर्बन एरिया है। दिल्ली जी। बहुत ही अर्बन एरिया है। वहां पे जी। उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे जी, पहुंच नहीं सकते। भौगोलिक आप परिस्थिति जी की बात करें या जी काफी मुद्दों पर देखें, यूपी और दिल्ली की कंपैरिजन कभी नहीं हो सकती। जी 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 मैं कालू जी को मैं वही बोल रहा हूं। लेकिन वो बात में मैं फिर दिल्ली में जाऊंगा तो बोलेंगे दिल्ली की बात मत कीजिए। योगी जी ने वहां पे जो ऐतिहासिक काम किए हैं, आप देखिए कॉरिडोर हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, आप देखिए वहां की प्रजा को फायदा हुआ है। वो देश के हित में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, इसीलिए 300 के ऊपर सीट आई थी। और आप देखिए दूसरी बार मैं आपको 10 मार्च को भी मिलूंगा कि हमारे योगी जी फिर से वहां पे सरकार बनाएंगे। वो हमारे विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, बिजली, पानी, वो हमारा मुद्दा रहता है। हम कुछ फ्री वाला या लाते केजरीवाल की तरफ से। तो हम जलपा जी हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे लिस्ट में तो शायद आप है ही नहीं। कांग्रेस तो शायद मुझे मालूम नहीं कि उनकी सीट आएगी नहीं। अखिलेश जी हमारे साथ टक्कर लेंगे तो अखिलेश जी की भी नैया अभी डूब रही है कि यहाँ पे माननीय अमित शाह जी, योगी जी और हमारे जेपी नड्डा जी अच्छा प्रचार कर रहे हैं और वहां की जनता का विश्वास भी हमको मिल रहा है और वहां पे बहुत ही अच्छा वोटिंग होगा। और लोगों को मालूम है कि पिछले 5 साल में जो उन्होंने सुविधा जो ली है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ली है और उनको वो सुविधा आगे भी चलती रहेगी। इसलिए माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार चलती रहेगी और उत्तर प्रदेश जीतने के बाद हमारा दिल्ली मुकाम रहेगा और लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हमको 10-15 साल, 20 साल, 25 साल मिलता रहेगा। जलपा जी जी, प्रशांत जी की आपकी और आ जाती हूँ यहाँ पर। मैं हम बात कर रहे थे कि कुछ एनालिसिस आप बताने वाले थे यूपी का। इसको ओवरऑल मुझे बताना है, बट मैं कालू भाई को दिल से अभिनंदन करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया है, बहुत सच बात बोली। मुद्दे वहीं के वहीं है। आपका जो पेन है वो देश का पेन भी हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करें। 2019 में एनएसएसओ का जो आंकड़ा था हमारे पास कि 45 इयर्स में सबसे मतलब एकदम बिलो ग्राउंड लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट था, बिलो ग्राउंड पे अनएम्प्लॉयमेंट था। 45 इयर्स के मतलब आंकड़े आप देखे जाओ तो सबसे ज्यादा। बट फिर भी 2019 में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को और एनडीए को मिली। तो उसमें ऐसा क्या है, वो कैच हम कोई नहीं ढूंढ पाते हैं कि उनको ये मेजोरिटी क्यों मिलती है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। गुजरात की बात करते तो 1 साल भी नहीं हुआ है, फरवरी में होगा। कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत, तहसील, सब जगह पे मतलब 87% सीट्स 87 में से क्यों मिल रही है। आपका पेन बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ एग्री हूं, ना नहीं बोल रहा हूं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन इस देश को यही चाहिए, इस जनता को यही चाहिए। कन्विंस हो चुकी है जनता, ऐसा मान लो आप, जो भी होगा। अभी मैं आंकड़े पे आता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेजर रोल प्ले कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। आज की तारीख में जो 2017 का जो इलेक्शन हुआ और जो योगेश भाई ने जो मतलब फिगर दी है कि सपा को 47 सीट्स और बीजेपी को 325 सीट्स मिली है। तो सपा 47 से आज की तारीख में सर्वे में देखे जाए तो 150 के करीब पहुंच रही है। मतलब कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसकी 150 सीट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यूपी के चुनाव के रिजल्ट के लिए। वो 150 में से बीजेपी को, वो पूरा मुस्लिम इलाका है, जाट इलाका है,
बट फिर भी वहां बीजेपी को 106 सीट मिली है 2017 में, जो आज की तारीख में कम होगी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट पूरे देश में एक जो माहौल बनाया गया है हिंदू मुस्लिम वाला भी, और उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम जो लोग जेल में बैठे हैं उनको टिकट दे रही है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं लोग, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता क्या देखेगी, वो मेरा भी क्वेश्चन है कि उनको विकास में और कुछ चाहिए। गन्ने का वही है, 5 साल में 25 रुपया बढ़ा है गन्ने की एमएसपी पे 25 रुपया, जो कुछ भी नहीं है, मतलब पीनट्स है। बट गन्ने की खेती का वही, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पूरा गन्ने से भरा हुआ है, गन्ने के सब किसान वही है। राकेश टिकैत जी जो एक मुहिम लेके चले, बट वो खुद एक पॉलिटिशियन बन गए हैं, वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, कौन से पक्ष में जाने वाले पता नहीं है, कौन से पार्टी को फेवर करा रहे हैं, मतदान किसके फेवर में करा है, वो अभी भी क्लैरिटी उन्होंने नहीं दिया है। आप जाट की बात कर रहे हो, कल जाट का बंटवारा हो गया, आरएलडी जयंत चौधरी एक तरफ गठबंधन करके बैठे हैं, एक तरफ यहाँ प्रवेश के घर पे पूरी जो मीटिंग बड़ी है वहां जाट बोल रहे हैं कि, और जाट ने 2017 में 65% जाट का वोटिंग बीजेपी की तरफा हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है, मतलब उसके रूट में हम सबको जाना है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, लेकिन पॉजिटिव का पल्ला इतना भारी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती है। आप बताइए कि पूरे देश में जिस तरीके से ममता बनर्जी फाइट कर रही है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन कहीं लकी, मतलब हेमंत सोरेन फाइट करके सरकार में बैठने के लिए लकी साबित हुए, तो ऐसी फाइट कोई और जगह पर नहीं चली है, कस्बे कसी नहीं है, पूरा एक तरफी जा रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अखिलेश यादव को मैं 2 मार्क ज्यादा दे रहा हूँ कि वो 47 से आज की तारीख में 150 की ओर पहुंच रहे हैं। कस्बे कस अच्छी है, टक्कर अच्छी है, हम यहीं के यहीं है। 10 मार्च को हम सब कहीं ना कहीं इकट्ठा होंगे, डिस्कशन करेंगे, तब भी वो चुनाव का परिणाम हम देखेंगे किस दिशा में जा रहा है। तो लोगों को क्या चाहिए वो आप समझ लो, मतलब मैं यही बीजेपी का फेवर करने नहीं आया हूँ, हम भी देश की चिंता कर रहे हैं आपकी तरह ही, आप भी चिंता कर रहे हो, हमारे नीलेश भाई भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो चिंता में सॉल्यूशन कहाँ है, वो सॉल्यूशन नहीं है। और नहीं है मतलब जनता को भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए, और उसी तरीके से वोटिंग हो रहा है। तो पैटर्न को भी आप समझने का ट्राई कीजिए। जी बिल्कुल, सांझी आपकी ओर आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करी, उनका अलग एक मुद्दा है, वो हमेशा शिक्षा को लेके आगे बढ़ते हैं, या तो फिर उनका मोहल्ला क्लिनिक वाला फॉर्मूला है, या बिजली की बात करो, भाजपा की बात करो तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं कि वो जो भी राज्य में जाए उसी को लेकर चलते हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो यूपी के लिए कांग्रेस इस बार लाई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन एक प्रश्न ये भी पूछा गया जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई कि इसमें आपने कितनी महिला स्टार प्रचारक के और से उतारी, इसको लेके वहां पर क्वेश्चन मार्क हो गया। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और 40% जो महिला प्रत्याशी है वो स्वयं स्टार प्रचारक हैं। हम इस देश को एक क्रांति की तरफ ले जा रहे हैं, एक ऐतिहासिक कदम ने उठाया है कि हम महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी देंगे। केवल राजनीति में ही नहीं, हमने ये घोषणा की है कि हम सरकारी जो पद निकलेंगे, जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी, उसमें भी हम 40% महिलाओं की भर्ती करेंगे। हमने भर्ती विधान निकाला, हमने स्पष्ट रूप से अपना विजन जनता के समक्ष रखा कि हम सरकार में आएंगे तो हमारी प्राथमिकता होगी रोजगार, हम युवाओं को रोजगार देंगे। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में 100 में से 60 युवा बेरोजगार है। सबसे अधिक पलायन करने वाले जो युवा पलायन करके दूसरे शहरों में जाकर रोजगार करते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम आता है, और दोनों जगह पर दुर्भाग्य से भाजपा या भाजपा के सहयोगी दलों की सरकार है। तो हमारी प्राथमिकता है रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं जिससे एक आम आदमी का, एक गरीब का जीवन स्तर सुधरे, जबकि भाजपा उसके उलट पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे ले जाना चाहती है। और भाजपा का हमेशा से ये एक पैटर्न रहा है कि वो चुनाव को हमेशा हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर ले जाती है, जबकि आज का मुद्दा है नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महिला की सुरक्षा, और हमारे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों के लिए अच्छी स्कूलें, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल। तो कांग्रेस पार्टी ने जो भी घोषणाएं की है, हमने घोषणा की है कि हम 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में करेंगे हर नागरिक का। अच्छा, अभी भाजपा के हमारे साथी और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी फ्री की बात करती है। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि आप जब आप फ्री का विरोध करते हो तो आप फिर अनाज क्यों फ्री में दे रहे हो? आपने उज्ज्वला योजना के तहत गैस के बाटले क्यों फ्री में बांटे? तो फ्री की राजनीति जब आपको करनी होती है तो आप अच्छे से कर लेते हो, जब कोई दूसरा करे तो आपको बुरा लगता है। आप ये कहते हो कि लोगों के कर का पैसा आप बर्बाद कर रहे हो। इस देश में जो भी कर का धन है, जो भी कर का कोष है, उसमें देश का चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो, हर एक नागरिक कर देता है। ऐसा नहीं कि नागरिक कर नहीं देता है, केवल एक आयकर है जिसको
आयकर भरने वाले जो लोग होते हैं वो उनके लिए एक सीमा बनाई गई है, वरना जो जीएसटी है तो सब भरते हैं। आज बताओ जीएसटी में किसको छूट मिलती है? तो कर तो सभी भरते हैं ना। यदि हमारे कर के पैसे से, यदि गरीब के कर के पैसे से, मध्यम वर्ग के कर के पैसे से उसके कल्याण का काम होता है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दूसरी बात, मैं भाजपा के प्रवक्ता तमाम आंकड़े बता रहे थे, पता नहीं वो कहां से फर्जी आंकड़े लाते हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो फॉरवर्ड होता है वही भाजपा के प्रवक्ताओं के पास भी पहुंचता है। अभी हाल ही में इनके प्रवक्ता ने दावा कर दिया था कि आजादी लीज पर मिली है। उसी प्रकार से शायद नीलेश भाई भी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा बता रहे थे। मैं नीलेश भाई से पूछना चाहता हूं कि वो बताए तौकीर रजा को तो जानते होंगे ना, सुन लीजिए, तौकीर रजा को तो जानते होंगे ना, तौकीर रजा कौन अरे है? भैया सुन लीजिए ना, क्यों आपने हेडवर्क का घर में लिया? अरे उनका बयान बोलो मैं आपको, सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए ना। इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? बौखला क्यों रहे हो? बौखला क्यों रहे हो? सुन लो ना मुझे, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात तो पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो ना। अरे मेरी बात पूरी होने दो। जलपा जी, इनको मैंने पूरे संयम से सुना, इनको सुनने का साहस पैदा करना पड़ेगा, इनको सुनने का साहस पैदा करना पड़ेगा। ये जो गुंडा राज फैला के रखा है अजय सिंह दीक्षित का, उसे समझाने का समय आ गया है। अब वो तो समझाएंगे, वो चुनाव हार रहे हैं उस तरीके से। पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुनने का साहस पैदा कीजिए, सुनने का साहस पैदा कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं? सुनने का साहस पैदा कीजिए, सुन लीजिए पहले। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान, आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान। जिन्ना के बाजार पे आपने, जिन्ना के बाजार में चादर आप चढ़ाते हो, जिन्ना में सच आप बताते हो। हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी के लोगों को क्या मिलेगा। मजार में मथा कितने देगा? जिन्ना के बाजार में मथा देखने कौन गया? बताइए मुझे। मुसलमान आप कर रहे हो। पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए। मैंने आपको सुना, मुझे भी आप सुन लीजिए। बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत मेरे भाई, बौखलाइए मत मेरे भाई, बौखलाइए मत। यूपी के मेरी मुद्दे बात पर पूरी हो आते जानी हैं। चाहिए। हाँ, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। मेरे भाई फर्जी आंकड़े बता रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जिन्ना की बात छोड़ो, हम गन्ना की बात करते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं, मैं गन्ना की बात करता हूं। आप इसमें क्यों बोलते हो? अरे सुन लीजिए ना भैया, इतना क्यों बौखला रहे हो? आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, इसके लिए बौखला रहे हो। सुन लीजिए, अरे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग सुन लो, भ्रमित करने वाले लोग, युवा को बेरोजगार करने वाले लोग सुन लो, महंगाई बढ़ाने वाले लोग सुन लो। पहले सुनने का साहस पैदा करो। मैंने आपको सुना ना, आप मुझे सुनिए। जिन्ना की बात मत कीजिए। नीलेश जी आपकी ओर आती हूं। नीलेश जी अगर आपको अरे कुछ जलपा जी बोलना है, ऐसे शांत जी डिबेट को नहीं होगा। कंप्लीट करने दीजिए, आपकी ओर भी आती जलपा जी हूं। ऐसे आप डिबेट फिर नहीं उन्हें होगा। जवाब देना जी। मत कीजिए साजी। आप ऐसे साहब। डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। जब ये जानते जलपा हैं जी। कि ये घिर रहे हैं तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कालू भाई, दो मैं मिनट। सुन रही हूँ यहाँ पर, और लोग भी सुन रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं 2 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा जी। मैं भाजपा के प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूं, आप जिन्ना मत कीजिए, आप सरदार कीजिए, क्योंकि वो नाम लेने लायक है, वो नमन करने लायक है। आप भी करोगे, हम भी करेंगे, पूरा विश्व करेगा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, गन्ने का समर्थन मूल्य आज उत्तर प्रदेश में क्या है? आप मुझे बताइए। किसान गन्ने से त्रस्त है, गन्ने के मूल्य से त्रस्त है। आप मुझे बताइए कि गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है, बताइए मुझे। जलपा जी, इनका हिंदू मुसलमान बाहर आ गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए। गन्ने की बात कीजिए, हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए। गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए, गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए। 38,000 करोड़ गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं पता आपको? नहीं पता आपको? नहीं पता होगा, क्योंकि आप हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं आते हो, आप मंदिर मस्जिद से ऊपर नहीं आते हो। गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? बताइए, बताइए, बताइए ना, गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? अरे भैया, गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? बताइए ना, गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? गन्ने का समर्थन मूल्य बता पाएंगे आप बता पाओगे गन्ने का समर्थन मूल्य? ठीक है, जिन्ना और गन्ने का बाहर आ समर्थन मूल्य जाते क्या हैं। है? जी कालू जी, आप मैं गन्ने का समर्थन मूल्य समय पूछ का रहा थोड़ा हूँ। अभाव है। नहीं, गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए। अरे भैया, गन्ने का जी, समर्थन कालू मूल्य जी, बताइए ना, आप जिन्ना मत जिन्ना और बताइए, गन्ना आप से गन्ना हम बताइए। बात करिए ना। अरे भैया, आम आदमी की नीलेश आवाज भाई, को ओ नीलेश भाई, गन्ने का समर्थन मूल्य आम नहीं पता आदमी की आपको, और आप डिबेट करने आ गए हो। आपको किसानों के मुद्दे नहीं पता है, आपको केवल हिंदू मुसलमान पता है, आपके पास नहीं पता है, आपको नहीं पता है गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है, और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। मेन बात क्या ये चाहिए है आपको? जलपा जी, मेन बात ये है कि मेरा कहने का मतलब पहले ये था कि सरदार
सरदार पटेल का जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, मैंने पहले कहा कि मेरा विरोध नहीं है, वहां पे जो फीस टिकट फी ली जाती है उससे विरोध है, वहां पर प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उससे मेरा विरोध है। मैं आज भी स्टेच्यू का समर्थन करता हूं। साथ में मेरी ये भी नसीहत है कि 3,000 करोड़ रुपए का आप हार्वर्ड जैसा एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनाते, 3,000 करोड़ रुपए में आराम से हार्वर्ड जैसा यूनिवर्सिटी बनता, तो हर एक आदमी देश विदेश में जाकर वहां से पढ़ा लिखा आदमी सरदार पटेल को हर रोज अपना डिग्री सर्टिफिकेट देकर नमन करता है। मेरी बात थी। राष्ट्रीय विश्लेषक योगेश जी बोल रहे आम आदमी पार्टी, बात सुनिए नीलेश जी, गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए आप। नीलेश भाई, विश्लेषक गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए आप, आपकी सरकार है ना, बताइए आप। शान जी, आपकी तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। आप ताकत हो तो अमेठी से लड़ाई। आप गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए, कौन पार्टी हार रही है, कौन जीत रही है। मुद्दा ये है कि किसानों का समर्थन मूल्य कितना दे रहे हो। गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए, तो जनता तय करेगी कि कितनी सीट आएगी, वो आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, तो जनता तय करेगी। गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए मेरे भाई, गन्ने का समर्थन मूल्य बताइए। नहीं है उत्तर आपके पास, नहीं है उत्तर आपके पास, नहीं है ना उत्तर आपके पास। गन्ने का समर्थन मूल्य उन्होंने बोला है हमेशा भाजपा और कांग्रेस होंगी तब तक आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अरे गन्ने का समर्थन मूल्य बता दीजिए मेरे भाई, नीलेश भाई, गन्ने का समर्थन मूल्य तो बताओ। गन्ने का समर्थन मूल्य बता दो ना, यहाँ बताओ पर ना। कालू जी, ये भी मैं आपको प्रश्न पूछूं, ये तो जन्ना करते रहेंगे, जिन्ना करते रहेंगे। कालू जी, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दिया गया था, अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि अभी ये जो सारी यूपी की समस्या है वो आगे के जितनी भी सरकार है वो सभी की देन है, उत्तर प्रदेश आपके द्वारा। तो आईने जैसा है, साफ है। ये समस्या यही पॉलिटिकल पार्टी ने पैदा की, जिन जिन लोगों ने शासन किया वहां पे समस्या कम होने के बजाय बढ़ी है। मेन बात है फ्री बीज की, तो फ्री जो बिजली मिलती है, पानी मिलता है, इसकी बात है तो संवैधानिक अधिकार है, ये बिजली फ्री में होनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में मैं दृढ़पूर्ण तरीके से मानता हूं। दूसरी बात यह है, शायद योगेश जी अपने राजकीय विश्लेषक है, उसने स्टडी नहीं किया होगा, लेकिन जहां पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आते ही वहां पर यही भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए केजी टू पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक की स्टडीज फ्री करने का ऐलान किया था। वहां पर महिलाओं के लिए पूरे राज्य के अंदर वेस्ट बंगाल में ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए फ्री की बात की थी, योगेश जी को मालूम नहीं। हैदराबाद म्युनिसिपल, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लास्ट ईयर था, तब यही भारतीय जनता पार्टी ने वहां के नागरिकों को बिजली फ्री में देने की बात की थी, पानी फ्री में देने का बात किया था। तब भारतीय जनता पार्टी को मुफ्तखोरी नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब यह है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं है, जहां सत्ता हासिल करनी है और सत्ता में नहीं आ सकते, वहां पर वो भी फ्रीबीज बांट रहे। हम जो फ्रीबी की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात कर रहे हो, और दिल्ली में इतने फ्री बिजली देने के बाद, पानी देने के बाद आज दिल्ली सरप्लस में चल रहा है। उसका आप रिकॉर्ड पहले आंकड़े उठाकर देखिए। भारतीय जनता पार्टी फ्री की बात करती है, वो आपको नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में सत्ता लेने के लिए करती है, वेस्ट बंगाल में ट्रांसपोर्टेशन फ्री में कर देते। गुजरात की औरतों ने क्या अपराध किया है, कौन सा अपराध कर दिया गुजरात की महिलाओं ने, उसको 7,000 करोड़ सेंट्रल से मांगना पड़ा था आपको, सरप्लस में नहीं चल रहा है, सरप्लस में नहीं चल रहा है दिल्ली। मुसाफरी करवा दीजिए ना, 7,000 करोड़ मांगने पड़े थे मोदी जी से, ऐसे बैठते हैं। आपका सरप्लस नहीं चल रहा है, आपने आंकड़े दीजिए। मोदी जी से नहीं, पैसा नहीं है, आपका 7,000 करोड़ मांगे थे, मोदी जी से नहीं मांगा था, मोदी जी से मांगा था, मोदी जी का पैसा नहीं है, ये पैसा देश का है, मोदी जी का मत बोलो आप। नहीं, मोदी जी से मांगे थे, वड़ा प्रधान मोदी जी है, शान जी, नमन देश का पैसा है वो, देश का पैसा है वो, मोदी जी की निजी संपत्ति नहीं है वो, मोदी जी की निजी संपत्ति नहीं है वो, इस देश का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है, मोदी जी की निजी संपत्ति नहीं है वो। आप पूरी बैंक 10 करोड़ मिले चन्नी जी के भाई के घर से, शान जी 10 करोड़ मोदी किसको देते हैं ना, तो अदानी अंबानी को देते हैं, अपने देश को देते हैं, मोदी जी के अलावा किसी को कुछ नहीं देते हैं, अदानी अंबानी के अलावा मोदी जी ने किसी को कुछ नहीं दिया। नमन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने सब्जी मंडी नहीं खोल रखी, यहाँ पर जनता देख रही है, सुन रही है, हर एक बात को सुन रही है। सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी मंडी नहीं है ये, सब्जी मंडी नहीं है ये। आप अपने पक्ष की वैल्यू लेकर यहाँ पर बैठे हैं और चैनल की वैल्यू का भी ध्यान रखिए। जी योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे सिर्फ कालू जी से कहना था, आपको मालूम नहीं है कि मैं और प्रशांत भाई कोई पक्ष के समर्थक नहीं है, हम राजकीय विश्लेषक हैं।
तो बंगाल के इलेक्शन में अगर भाजपा ने कोई मुफ्त देने की बात की तो वो उसको हम समर्थन करते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कालू जी पहले ये देख लेवे कि हम लोग कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। हम हमारा जो अगर कोई मुफ्त में देता है तो गलत बात है। हाँ, जब कोरोना में तकलीफ हुई थी, जो परप्रांतीय थे, जो श्रमिक थे, उनको तकलीफ थी, उनको कुछ मुफ्त में अनाज दिया गया, वो उसका हम समर्थन करते हैं। जिसको तकलीफ है उसको मुफ्त में देवे पैसे के बिना, उसका हम समर्थन करते हैं। आज कोविड का वैक्सीनेशन जो हो रहा है फ्री में, और सबको पूरे देश में मोर देन 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन फ्री में मिल रहा है, उसका हम समर्थन करते, ना कि पानी मुफ्त में दो, रेलवे में मुफ्त में जाओ, ये बात का हम समर्थन नहीं करते। और प्रजा का पैसा है, विकास होना चाहिए, ये कालू जी को ध्यान में रखना चाहिए। हमें कोई पार्टी का हथियार मत बनाइए। जब प्रजा के जेब में पैसे बचेंगे तभी तो इकोनॉमी चलेगी ना, तभी तो इकोनॉमी मजबूत बनेगी। आप कालू जी, आप बोले थे, हम चुप रहे थे, हम नहीं बीच में बोले थे, तो डेकोरम आप ध्यान में रखिए। मैं तीनों प्रवक्ता से कहता हूं कि ये के न्यूज जैसी प्रतिष्ठित चैनल में सब्जी मंडी जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, उसमें हमें, मुझे और प्रशांत भाई को बहुत दुख हो रहा है कि कोई चर्चा करने के बदले तूता तूता कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। कोई बोलता है तो उसको टाइम दिया है, और हमारा अभ्यास ये कहता है कि ऐसी डिबेट में सवाल पूछने का हक सिर्फ एंकर को होता है। कोई गन्ने का क्या मूल्य है क्या नहीं, वो सवाल पूछे, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। वो जलपा जी के पर छोड़िए, उनको क्या पूछना है, क्या करेंगे। तो मुझे ये राजकीय विश्लेषक हम जो होते हैं, सिर्फ हमारी जो बात हमने जो देखी है वो बोलते हैं, कोई पार्टी का हम समर्थन नहीं करते। अच्छा, अभी यूपी का इलेक्शन जो चल रहा है, उसमें अखिलेश जी जिस तरह से कर रहे हैं, और उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिया उनमें कितने क्रिमिनल लोग थे वो भी देखा, जो जेल में थे उनको भी दिया, और भाजपा वालों ने भी कोई बाकी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी कोई क्रिमिनल हो तो ऐसा नहीं छोड़ा कि भी इसको क्रिमिनल है, इसको टिकट मत दो। वहां तो जो जीता वही सिकंदर, ऐसा करके सब चला रहे हैं। प्रजा का क्या कल्याण होगा, प्रजा का क्या भला होगा, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब राजकीय पार्टी अपने खिचड़ी पकाने के लिए जो भी हथियार हाथ में आए वो करते हैं। तीनों प्रवक्ता ने बताया कि भाई हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो अखिलेश जी अभी मुस्लिम का जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसके हिसाब से सामने वाली पार्टी को भी कुछ करना पड़ेगा। ये राजनीति का एक सवाल है। तो अखिलेश जी जो कर रहे हैं मुस्लिमों का तुष्टीकरण, अभी तक कांग्रेस ने भी किया था, वो बात अलग है। लेकिन अभी मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसे कांग्रेस 7 में से 7 से 17 तक आ जाए तो मैं प्रियंका जी को सलाम करूंगा। प्रियंका जी कहाँ से खड़ी रहती है, किसी ने बताया कि सीएम का चेहरा प्रियंका जी को बताओ, तो प्रियंका जी ने बोला कि नहीं मैं नहीं हूं। तो इस तरह से आपके पास न तो कोई चेहरा है ना कोई है। तो ये सब पार्टी, हम कोई भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक बात तो जरूर है कि यूपी की जनता विकास चाहती है। उनका जो उत्तर प्रदेश है उसमें इतने साधन सामग्री है, उसका सही से उपयोग हो और प्रजा का कल्याण हो, वो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। और 10 मार्च को हमको मालूम पड़ जाएगा, और मैं जलपा जी से कहूंगा कि हम पांचों को उस दिन बुलाए और हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यूपी की जनता ही बता देगी कि कौन से मुद्दे पर उन्होंने किसे मत दिया है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था यूपी इलेक्शन के मुद्दे, कि यूपी का जो रन है उस पर विजय घोष किसका होगा। तय तो लोकशाही का देश है, जनता ही तय करेगी। लेकिन ये बार अगर मुद्दों की बात करते हैं, ये बार काफी हमें, ऐसे तो हर चुनाव के समय चाहे किसी भी स्टेट में हो, जैसे पश्चिम बंगाल की भी यहाँ पर एक नाम लिया गया, चर्चा हुई, वहां पर खेला होबे से शुरुआत हुई थी, फिर विकास होबे आया। और यहाँ की बात करें तो शायद जिन्ना का मुद्दा आया, जिन्ना से गन्ना पर गया, लाल टोपी से काली टोपी पर गया, और भी कई मुद्दे। लेकिन यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी की जनता को क्या चाहिए, या फिर अगर हम पिछले यानी कि 2017 के चुनाव के अगर हम अंक पर गौर करते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी
जिन्होंने खुद के बलबूते पर 312 सीटें जीती। अगर हम गठबंधन वाली सीटें गिन लेते हैं तो 325 का अंक हो जाता है, यानी कि 300 पार। पिछले बार से ये चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि पिछली बार सपा और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन में थे। कांग्रेस की बात करें उसे 7 सीटें मिली। अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तो उन्हें मिली 47। अब मुद्दा यह है कि इस बार क्या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अखिलेश यादव भी जनसंपर्क में लगे हुए हैं वो एक मौका नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें कहीं लगता है कि अगर उन्होंने और थोड़ा भार दिया तो कहीं ना कहीं रसाकसी में ही सही भाजपा के साथ वो मुकाबले में बराबरी के नजर आएंगे। अब इस बार ये चुनावी मुद्दे में हमें एक चीज और देखने को मिली, वो है बाहुबली। ये शब्द से याद आ जाएगा शायद सबसे पहले जब जनसभा को अमित शाह संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बाहुबली अब आपको दिखाई नहीं देंगे। अब चुनाव की बात आई, वैसे ही हमें एक एक करके हर प्रत्याशी, इस बार तो ये इलेक्शन में साफ भी था कि आपको रखना होगा, पार्टी को भी अपनी ओर से प्रसिद्ध करना होगा कि इन पर कितने मुकदमे दर्ज है, क्या है और आप क्यों बना रहे हो इनको प्रत्याशी। प्रश्न यहां पर यही है कि बात मुद्दों से होती हुई कहां चली जाती है, या फिर ये बात आज तक समझ में नहीं आती। यूपी की बात करें, अगर हम यूपी यानी भारत देश का एक हिस्सा है, उसमें कहां से पाकिस्तान आ जाता है, कहां से जिन्ना आ जाता है। पंजाब की बात करें तो वहां पर भी पता नहीं कहां से पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है, या फिर हमें मुद्दे को बोलना नहीं है, या फिर हर पक्ष ये चाहता है कि हम अगर ऐसा बोलेंगे, जैसे अखिलेश जी ने जिन्ना बोल दिया तो चलो बीजेपी पर उस पर प्रतिवार करती रहेगी और फिर हम बता देंगे कि इनके पास मुद्दा नहीं है। या तो फिर कोई दूसरा पक्ष या भाजपा ये मुद्दा लाएगी तो दूसरे पक्ष बस उसी का वो करते रहेंगे। जैसे हमने देखा हिंदुत्व का मुद्दा आया तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी आए कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। मुद्दा कहां? यूपी का, ग्राउंड लेवल का। अगर हम बात करें कि नहीं ये मुद्दा सिर्फ, अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो पूरे भारत देश की बात होगी। अगर हम और किसी चीज का मुद्दा लेते हैं तो शायद वो नेशनल मुद्दा बन जाएगा, लेकिन यूपी का मुद्दा क्या? यहां पर प्रश्न ये भी है कि अगर इस बार जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें तो ज्यादातर उन्होंने पार्टियों के साथ गठबंधन में कर लिया है। यहां तक कि ममता बनर्जी भी अखिलेश का साथ देती हुई नजर आई थी। लेकिन मुद्दा जो जनता को एक और नहीं रास आ रहा वो ये भी है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। चलो प्रियंका जी ने एक नई शुरुआत की, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कितनी महिला है? या फिर सोनिया गांधी, चलो सबसे बड़ा फेस गिन ले, वो क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि अगर प्रियंका जी के साथ अगर सोनिया गांधी भी चुनाव में वहां पर नजर आती, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो शायद कांग्रेस को कोई बेनिफिट वहां पर हो सकता था। ओवरऑल तो यूपी की जनता ही तय करेगी कि किसे जिताना है, कितने मतों से जिताना है। लेकिन जो भी हो, आने वाले 5 सालों के लिए जिसे भी शासन मिले वो सत्ता की खुशी तो रहेगी, लेकिन साथ ही उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि यूपी को कैसे आगे बढ़ाना है। भौगोलिक दृष्टि से यूपी की जनता को क्या चाहिए, या फिर हम उससे देश को क्या अर्पण कर सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जब बात होती है देश के अर्थतंत्र की, तब हर एक स्टेट की उसकी भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से उसमें बिजनेस कितना जनरेट हो रहा है, या वहाँ पर किस तरीके से लोगों की इनकम है वो बढ़ रही है, जिसका सीधा असर होता है देश के अर्थतंत्र पर, देश की इकोनॉमी पर। यानी मुद्दे के नज़र करते हुए हर राज्य में, 5 राज्यों में चुनाव है, आने वाले समय में 2 राज्यों में और आएगा, लेकिन मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हम ऐसा तो क्या राज्य में प्रस्तापित कर देंगे कि जिसका फायदा ना सिर्फ वहां पे प्रदेशवासियों को होगा, लेकिन सामने देश के अर्थतंत्र को भी इसका बेनिफिट होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।